guys, welcome back to another video. And guys, we will be talking about the same topic about which we have been talking from previous two videos. And guys, the topic is none other than voice change. So guys, जैसे आप लोगों को बताया था, इस वीडियो में हम बात करेंगे without by and with other preposition other than by हम बात करेंगे। मतलब बाय ना लिख के या फिर बाय के जगह अदर प्रीपोजिशंस यूज करेंगे। अदर प्रीपोजिशंस जैसे एट, विद, इन, इस तरीके का प्रीपोजिशंस यूज करेंगे हम पैसिव में बाय के जगह। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में पहले हम जानेंगे विदाउट बाय पैसिव किस तरीके का होता है उसके बारे में। गाइस, आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि फेमस लिंग्विस्टिशियन और फिलोसोफर कह सकते हैं जिसका नाम है जिसपर्सन इसने बताया था कि 70% of passive sentences found in English literature contain no mention of the active voice. एक्टिव सब्जेक्ट मतलब समझ रहे हो गाइस? ये जो पॉपुलर लिंग्विस्टिशियंस और फिलोसोफर है जेस्पर्सन, ये एक रिसर्च के द्वारा कहे गए हैं कि 70% ऑफ पैसिव सेंटेंस के पैसिव में सेंटेंस का जो एक्टिव से पैसिव होता है वो इंग्लिश लिटरेचर में उसका बाय का यूज नहीं होता। देखिए यहाँ बता रहा है कि फाउंड इन इंग्लिश लिटरेचर कॉन्टेन नो मेंशन ऑफ द एक्टिव सब्जेक्ट। मतलब जो हम लिखते हैं ना, बाय लिख के एक्टिव का सब्जेक्ट लिखते हैं, वो 70% पैसिव फॉर्म में और एक्टिव सब्जेक्ट का मेंशन नहीं रहता। सो 70% मतलब समझ रहे हो, ज़्यादातर कि बाय कह के वो जो सब्जेक्ट का मेंशन नहीं रहता। आप लोगों को बस लॉ जान लेनी चाहिए, इसलिए ये करना पड़ता है। पर जब आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ोगे तो वहाँ पे ज़्यादातर समय आप बाय का यूज़ नहीं देखेंगे। तो आज हम कुछ उसी तरीके का एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस करेंगे जहाँ बाय का यूज़ ना हुआ हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है एक एक्टिव फॉर्म, दे हैव not invited me to the party। वो लोग मुझे पार्टी में नहीं बुलाया। तो इसका जब पैसिव होगा क्या होगा कि मैं उन लोगों के पार्टी में आमंत्रित नहीं था। तो उसका पैसिव कुछ इस तरीके का है। आप इस तरीके से लिख सकते हो कि मी से आई have not invited to the party। तो यहाँ पे हमने बाय का यूज ना करके ही सेंटेंस को लिख दिया कि आई हैव नॉट इनवाइटेड टू द पार्टी। मतलब मैं उस पार्टी में इनवाइटेड नहीं था। इतना कहने से ही समझ आ जाएगा। नेक्स्ट एक एक्टिव है, आई हैव लॉस्ट माई बुक। तो जब हम इसका पैसिव करेंगे
तो क्या होगा, माई बुक हैज बीन लॉस्ट। इतना ही, बाई मी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, मेरा बुक खो गया है। ठीक है, और किसके द्वारा वो नहीं पता है तो भी चलेगा। हे गाइस, सॉरी फॉर दिस बिग मिस्टेक। तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्ट टेंस में था, जिसका पैसिव में यहाँ पे एक बीन यूज़ होगा, जो नहीं किया था, तो ये रॉन्ग था, मैंने ठीक कर दिया। आई हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, मैं इन्वाइटेड नहीं था। ठीक है, बीन इन्वाइटेड। एक और, पीपल से नेताजी विल कम, लोग कहते हैं कि नेताजी वापस आएंगे। तो ये जब हम पैसिव करेंगे, ये जो पीपल से था हम इसे लिखेंगे इट इज सेड। लोग कहते थे, इसको हमने लिखा ये कहा जाता है, उसके बाद जो था हमने लिख दिया नेताजी विल कम। तो ये बस एक नॉर्मल लाइन था, हमारा जो एक्टिव फॉर्म था जिसको हमें पैसिव करना है वो सिर्फ इतना था कि पीपल से। तो जब हम इसका पैसिव कर रहे हैं, इट इज सेड। पीपल से मतलब पीपल क्या कह रहा है, पीपल ये कह रहा है, इसको हमको सोच लेना है इट, पीपल से इट। तो जब हम इसका पैसिव करेंगे, इट इज सेड, और बाय पीपल हम नहीं यूज़ करेंगे। इट इज सेड नेताजी विल कम, ये कहा जाता है कि नेताजी वापस आएंगे। एक और देखिए, स्ट्रॉम, TROM, स्ट्रॉम मतलब तूफान, झड़, ब्लू डाउन द ट्रीज, तूफान पेड़ों को बह ले जा रहा है। तो हम जब इसका पैसिव करेंगे तो होगा दी ट्रीज, इधर मैंने मिस्टेक किया था, TREES, दी ट्रीज वर ब्लोन, ब्लू से ब्लोन डाउन लिख दिया। गाछ बहे जा रहा है, तो ये पेड़ बहे जा रहा है, इसका मतलब है कि स्टॉर्म से ही बहता है, वरना तो पेड़ नहीं बहता। तो आप इससे ही समझ जाओगे। दूसरा है, हैव यू डन दी वर्क। तो जब हम इसका पैसिव करेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे कि क्या काम हो गया है, कौन हैज़ द वर्क बीन डन। एक्टिव में पूछ रहा था क्या तुमने काम किया, जब हम पैसिव में वो पूछ रहे हैं तो पूछेंगे क्या काम हो गया है। नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन, हैव यू फेड दी पपीज, क्या तुमने कुत्तों के बच्चे को खिलाया है। तो पैसिव में होगा हैव द पपीज
क्या वो पपीज बीन फेड, क्या वो पपीज को खिलाया गया है। सो गाइस, इस तरह का बहुत अभी एग्जाम्पल्स है, पर अभी हम और 2-3 ही करके देखेंगे। एक एक्टिव है बहुत अच्छी सी कि सर्कमस्टेंसेस मतलब परिस्थिति, सिचुएशंस, कॉम्पिल्ड मुझको कॉम्पिल्ड मतलब मजबूर किया, मी टू डू इट मतलब ये सर्कमस्टेंस मतलब सिचुएशन, परिस्थिति, कॉम्पिल्ड मी मुझको मजबूर किया, टू डू इट ये करने से। तो हम इसका जब पैसिव करेंगे तो वो होगा कि मैं मजबूर था ये करने को, या मुझे मजबूरन ये करना पड़ा, मतलब आई was compelled to do it, मैं मजबूर था ये करने को। आई वॉज कॉम्पेल्ड और मैं मजबूर था, इसका मतलब ही सिचुएशन यानी सर्कमस्टेंस ऐसा था कि मैं मजबूर था ये करने को, सेम ही है। और एक देखिए, दी मॉब मतलब इलाके का लोग और लोगों ने, सॉरी लिंच्ड, LYNCHED लिंच्ड द thief। इसका मतलब क्या है, यहाँ लिंच मतलब है आइन को अपने हाथ में लेके वो जो थीप था उसको खुद ही सजा दिया। और वो सजा किस तरीके का है, डेथ, मरने का। उसका जब हम पैसिव करेंगे तो होगा दी थीप वाज लिंच्ड, ये बाय मॉब हम नहीं लिखेंगे। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, चोर को पुलिस के हवाले ना करते हुए अब वहाँ के लोगों ने अपने ही हाथों से उसको सबक सिखाया मार डाल के। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देश के आइन को कभी हाथ में मत लीजिए। कुछ भी हो आप डायरेक्ट पुलिस से बात कीजिए, और अगर आप लोग चोर पकड़े तो उसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। नॉर्मल पीपल हैज़ नो राइट ऑफ लिंच्ड। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। नेक्स्ट इज prepare yourself for the worst। मतलब क्या है, अपने बुरे समय के लिए खुद को तैयार करो। उसका पैसिव होगा बी प्रिपेयर, prepared for the worst। तो ये था कुछ विदाउट बाई की पैसिव फॉर्म्स, और होप कि आप लोगों को समझ में आया है। सो गाइज, इस तरीके का सिचुएशन जब आती है, जैसे यहाँ पे कह रहे थे कि बी प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ, एक इंसान दूसरे एक इंसान को बता रहे थे, तो वहाँ पे बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट फॉर बाई योर सेल्फ ये आप ना बताए तो ही अच्छा है, क्योंकि जितना छोटे सेंटेंसेस लिखोगे वो उतना अच्छा लगता है देखने में। तो हमने यहाँ क्या बताया, बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, मतलब ही हम एक को बता रहे हैं कि अपने बुरे समय के लिए तैयार हो जाओ। बाई योर सेल्फ, खुद के द्वारा ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा एक यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिखे थे
कि हैव यू डन द वर्क, मतलब क्या तुमने वो काम किया। तो जब हम इसको पैसिव में लिख रहे हैं, अगर हम ये बता दें कि क्या काम हो गया है, तो हम उसे पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे हैज़ द वर्क डन बाय यू ये ना लिखे तो भी चलेगा। हम थोड़ा सा ये बात बोल के ही समझा पा रहे हैं कि हम उससे पूछ रहे। सो गाइस, मोरल कुछ यही है कि आप अगर एक सेंटेंस को छोटे करके भी वो बड़े जैसा ही मीनिंग समझा पा रहे हो, तो वहाँ पे आपको बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप छोटे से ही समझा दो, वो देखने में भी ज़्यादा ब्यूटी लगेगा। तो अगर आप इन सब में बाय देखे सब्जेक्ट भी लिख देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बस आप लोग अगर ये जान लो तो आप सेंटेंस को छोटा करना भी जान लोगे। तो अब हम जो जानेंगे वो है बाय की जगह बाय ना लिखते हुए कोई और प्रीपोजिशंस लिख के, जैसे विद, पहले भी बताया था कि विद, एट, इन, इस तरीके का प्रीपोजिशंस लिखेंगे बाय की जगह। सो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। जैसे एक एक्टिव है टीयर्स फिल द चाइल्ड्स आईज, आंसू वो बच्चे का आँख को भर दिया, जल्दी आंखें भर गया आंसू से। तो हम जब इसका पैसिव करेंगे तो वो होगा कि बच्चे का आँख भर गया आंसू से। दी चाइल्ड्स आइज वेयर होगा, क्योंकि दोनों आंखें ही वेयर फील्ड, या हम यहाँ बाय नहीं लिखेंगे, लिखेंगे विद, फील्ड विद टीयर्स, मतलब बच्चे का आंखें आंसू से भर गया। इस तरीके से ही कहते हैं ना, आंसू से, आंसू के द्वारा नहीं, आंसू से भर जाता है। उसके बाद एक और देखते हैं, his failure, failure, his failures surprises me, उसका फेलियर, उसका फेल हो जाना मुझे बहुत सरप्राइज किया। तो इसका पैसिव होगा मी, तो इधर होगा आई एम, सरप्राइजेस था तो वो होगा सरप्राइज्ड एट हिज फेलियर, उसके फेलियर पे मैं सरप्राइज हो गया, उसके फेलियर के द्वारा नहीं, उसके फेलियर पे, तो वहाँ पे हम यूज़ किया एट। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि हम सरप्राइज हुए उसके फेलियर पे, हम नहीं कहते कि उसके फेलियर के द्वारा। तो पे इसका इंग्लिश हुआ एट, तो हमने लिखा एट हिज फेलियर, नॉट बाय। अगेन इज रूपूज डांस चार्म्ड अस, रूपू के नृत्य हमें तो इसका पैसिव होगा वी वेर चार्म्ड, क्या होगा एट रूपूज डांस, हम रूपू के डांस पे चार्म्ड हो गए, रूपू के नृत्य पे। एक और, दिस कप
contains टी। तो वो पैसिव में होगा टी इज कंटेंट, TAINED कंटेंट। तो चाय धारण, कंटेंट मतलब धारण रहता है। टी, एक दिस कप कंटेंस टी, इस कप के अंदर चाय है। तो जब हम इसे पैसिव में करेंगे तो टी इज कंटेंट इन दिस कप। तो ये चाय भरा हुआ है कप के अंदर, है ना। दिस बुक interested him। He was, पास्ट में था, interested, he was interested in this book। वो इस बुक में इंटरेस्टेड है, आकर्षित है। अब हम 2 से देखेंगे। He knows me। मी से होगा I, प्रेजेंट में था am, known, I am known to him। और ध्यान में रखे ये वाला वॉइस चेंज मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आते हैं। ही नोज मी ये दिया हुआ रहता है, आपको लिखना पड़ता है। आई एम नोन टू हिम, टू लिखेंगे या बाय। बाय यहाँ पे आप लिख सकते हैं पर टू हिम परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है बाबून मैरिड हर। पैसिव होगा, क्या होगा, हर था तो यहाँ पे आएगा सी। पास्ट में था तो वाज, पास्ट इंडेफिनाइट में था तो अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, मैरिड का भी थर्ड फॉर्म मैरिड ही होता है। ये सेकेंड फॉर्म में था, पास्ट में हमें लिखना है पास्ट पार्टिसिपल में। शी वाज मैरिड टू बबून। सो ये था गाइस कुछ विद, एट, इन, टू, इस तरीके का प्रीपोजिशंस के यूज़ करके पैसिव फॉर्म, जो गाइस बहुत इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। गाइस इंग्लिश एक इस तरीके का लैंग्वेज है जहाँ पे आपको एक सेंटेंस लिखने का परफेक्ट वे की जानने की ज़रूरत है। और आप यहाँ पे बाय लिखते तो देखिए ये परफेक्ट नहीं होता, मतलब ये सुनने में भी अच्छा नहीं लगता और दिखने में भी। तो जैसे मैंने बताया इंग्लिश लिखने के लिए या पढ़ने के लिए एक परफेक्ट वे चाहिए। सो गाइस आज का वीडियो यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वॉइस चेंज का पार्ट टेंस, जैसे हम आप लोगों को पहले भी कहा था, पार्ट टेंस एक्सरसाइजेस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, मतलब एक और लास्ट वीडियो बनेगा वॉइस चेंज के ऊपर। उसके बाद का वीडियो सब नेक्स्ट टॉपिक्स में होगा। तो तब तक के लिए बाय।